नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस 10 दिवसीय ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी क्लास में। आपने एस्ट्रोलॉजी पर कई वीडियो देखे हैं, पुस्तकें पढ़ी हैं और उसे सीखने का भी प्रयास किया है, परंतु अभी भी फलित करने में कठिनाई होती है। जैसे ही जनपत्रिका सामने आती है वैसे ही किन्हीं एक या दो बिंदुओं के आधार पर आप उसका फलित करने का प्रयास करते हैं और कई महत्वपूर्ण तथ्य छूटने से सही निष्कर्ष नहीं आ पाता। इसलिए फलित करते समय कॉन्फिडेंस भी नहीं बन पा रहा है। इसका कारण क्या है, कभी आपने सोचा है? वस्तुतः इसके पीछे मूल कारण यह है कि अभी तक आपने ज्योतिष का व्यवस्थित रूप से अध्ययन नहीं किया है। कहीं से कुछ पढ़ा या देखा, कहीं से कुछ सीखा, परंतु वे सब आपके लिए अधिक उपयोगी नहीं रहे। कुछ में विरोधाभास है तो कुछ में सिद्धांत या अवधारणा को पूरी तरह समझाया ही नहीं है। जो भी पढ़ा या देखा उसमें आपस में तारतम्य नहीं है। इन कमियों को ध्यान में रखते हुए यह 10 दिन की एस्ट्रोलॉजी क्लास की प्लानिंग की है। इसमें स्टेप बाय स्टेप फलित करने की पद्धति को उदाहरण सहित समझाने का प्रयास किया गया है। यह पूरी तरह प्रैक्टिकल कोर्स है जिसका उद्देश्य ज्योतिष का सैद्धांतिक ज्ञान देना नहीं, वरन सीधे ही कुंडली या जनपत्रिका देखकर प्रेडिक्शन करना सिखाना है। यह कोर्स भारतीय ज्योतिष एवं वैदिक विज्ञान संस्थान जयपुर तथा ज्योतिष सागर के संयुक्त प्रयासों से आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। संपूर्ण पाठ्यक्रम को 10 क्लासों में विभक्त किया गया है, जिसमें सैद्धांतिक बातों की आवश्यकता के अनुरूप ही चर्चा की गई है। विस्तार से चर्चा प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी की है, जिसमें कुंडली सामने हो तो किस प्रकार उसका फलित करें, इस पर फोकस किया गया है। आरंभ मूलभूत परिचय से और स्टेप बाय स्टेप विषयों की व्याख्या करते हुए फलित करने की पद्धति बताई गई है। साथ ही रत्न आदि से उपायों के संबंध में भी जानकारी दी गई है। आगे बढ़ने से पहले आइए जानते हैं आने वाले 10 क्लासों में हम ज्योतिष के बारे में क्या क्या और कैसे कैसे सीखेंगे। कोर्स की पहली क्लास में कुंडली के तीनों घटक या कंपोनेंट राशि, ग्रह और भाव के संबंध में जानेंगे और भारत में प्रचलित कुंडली के प्रारूपों के बारे में यानी फॉर्मेट के बारे में भी जानेंगे। दूसरी क्लास में ग्रह और राशि के मध्य के संबंधों को जानने का प्रयास करेंगे। नैसर्गिक ग्रह मैत्री की भी चर्चा करेंगे और भाव, ग्रह एवं भावेशों की शुभाशुभता की भी बात करेंगे। फलित में इन सब का विशेष महत्व होता है। तीसरी क्लास में ग्रहों की दृष्टियों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ग्रह और भावेशों के संबंधों को जानेंगे और प्रमुख ज्योतिषीय योगों का भी परिचय प्राप्त करेंगे। चौथी क्लास से फलित के सिद्धांतों तथा ग्रहों और भावों के कारकत्वों पर चर्चा करेंगे। ये फलित करने के लिए आवश्यक हैं। इसमें आप यह जानेंगे कि किसी ग्रह और भाव से किस किस विषय, क्षेत्र या वस्तु का विचार किया जाता है। पांचवी क्लास में स्टेप बाय स्टेप फलित करने की पद्धति को सीखेंगे। यह भी देखेंगे कि घटना घटित होने का समय क्या रहता है, यानी फल कब मिलेगा। छठवीं क्लास में जीवन के विभिन्न पहलुओं को कुंडली में कैसे देखते हैं उस पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा सबसे पहले विवाह के संबंध में फलितों के सिद्धांतों की चर्चा की जाएगी, यानी विवाह कब होगा, समय से होगा या विलंब से, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, तलाक की परिस्थितियां कैसे बनती हैं, जीवन साथी कैसा होगा, किस राशि या लग्न का होगा। इन सभी के बारे में छठवें दिन जानेंगे। इस कोर्स की 7वीं क्लास में विवाह मिलापक को सीखने का प्रयास करेंगे, न केवल अष्टकूट गुण मिलान से और मंगल दोष मिलान से, वरन कुंडली मिलान को भी जानने का प्रयास करेंगे। 8वीं क्लास में कुंडली में शिक्षा और करियर कैसे देखे जाते हैं उसकी चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत शिक्षा और करियर के क्षेत्रों का पता लगाने की विधि भी समझाएंगे, यानी कौन सा विषय उपयुक्त रहेगा, इंजीनियरिंग करना बेहतर है या फिर सीए करना बेहतर है, नौकरी करनी चाहिए या बिजनेस करना चाहिए, किस परीक्षा में सफलता मिलेगी, नौकरी कब मिलेगी और नौकरी में परिवर्तन कब होगा, कौन सा बिजनेस करना चाहिए, बिजनेस में कब तरक्की होगी और कब हानि होगी। इन सब पर विस्तार पूर्वक चर्चा 8वीं क्लास में करेंगे। इस पाठ्यक्रम में 9वीं क्लास में जन्मपत्रिका से रोगों का विचार कैसे किया जाता है इस पद्धति को समझाने का प्रयत्न करेंगे। व्यक्ति किन रोगों के प्रति अधिक संवेदनशील होता है, वह रोगग्रस्त कब कब हो सकता है, मारक दशाएं कौन सी होती हैं, कब वह ठीक होगा, इन सब का विचार हम 9वीं क्लास में करेंगे।
10वीं क्लास में रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी या उपाय ज्योतिष के बारे में आपको बताएंगे, जिसमें रत्न रुद्राक्ष के निर्धारण के सिद्धांतों का वर्णन करेंगे। साथ ही ग्रह दोष निवारण हेतु मंत्र, स्तोत्र और विशेष उपायों की जानकारी भी दी जाएगी। पढ़ाने की पद्धति अत्यंत सरल रहेगी और एक प्रकार से यह एक अनूठी पद्धति रहेगी, जिसमें सिद्धांतों के स्थान पर प्रैक्टिकल नॉलेज पर फोकस रखा जाएगा, क्योंकि हमारा मूल उद्देश्य फलित करना सिखाना है। उदाहरणों की अधिकता रहेगी, साथ ही स्टेप बाय स्टेप फलित करने की एक पद्धति सिखाई जाएगी। प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन एवं कमेंट में टेस्ट पेपर का लिंक दिया गया है, जिसमें उस वीडियो में डिस्कस किए गए विषयों पर आधारित 10 बहुविकल्पीय प्रश्न यानी MCQ होंगे। इस तरह 10 दिन के पाठ्यक्रम में 10 टेस्ट पेपर में 100 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। उनके स्कोर के आधार पर ई सर्टिफिकेट और भारतीय ज्योतिष एवं वैदिक विज्ञान संस्थान के पाठ्यक्रमों में स्कॉलरशिप प्रदान की जा सकती है। हाँ, यह भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि टेस्ट पेपर देने और ई सर्टिफिकेट आदि के संबंध में प्राइवेसी का पालन किया जाएगा। आपका नाम एवं अन्य व्यक्तिगत जानकारी आदि सुरक्षित रहेगी। पाठ्यक्रम के संबंध में शंका समाधान हेतु भी व्यवस्था की गई है। यहाँ स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर अपनी शंका या डाउट लिखकर भेज सकते हैं। समाधान केवल उन्हीं शंकाओं का होगा जो कि वीडियो से संबंधित हैं। आइए पाठ्यक्रम का श्री गणेश करते हैं। फलित करने का मुख्य आधार या उपकरण जन्मपत्रिका होती है। जन्मपत्रिका को जन्म कुंडली और अंग्रेजी में हॉरोस्कोप कहा जाता है। जन्मपत्रिका जन्म के समय ग्रहों का आकाशीय मानचित्र है, जिसमें ग्रहों की पोजीशन बताई जाती है। इस जन्मपत्रिका के 3 घटक या कंपोनेंट हैं। पहला है राशि, दूसरा है ग्रह यानी प्लैनेट और तीसरा है भाव यानी हाउस। राशि, ग्रह और भाव जन्मपत्रिका में दर्शाए जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो जन्मपत्रिका ग्रहों की राशिगत और भावगत स्थिति को प्रदर्शित करती है, यानी ग्रह किस राशि में है और किस भाव में है, इसे जन्मपत्रिका में देखा जाता है। और फलित करने का यही एक प्रमुख आधार है। स्क्रीन पर विवेकानंद जी की जन्मपत्रिका है। इस जन्मपत्रिका में राशियों को अंकों में दिखाया गया है। 9, 10, 12, 3, 6 ये सब राशियों को दर्शाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं राशियां 12 होती हैं। पहली राशि है मेष, जिसे अंग्रेजी में एरीज कहते हैं। दूसरी राशि है वृषभ, जिसका अंग्रेजी नाम है टॉरस। तीसरी राशि है मिथुन, जिसका अंग्रेजी नाम है जेमिनाई। चौथी राशि है कर्क यानी कैंसर। 5वीं राशि सिंह है, जिसे अंग्रेजी में लियो कहते हैं। 6वीं राशि कन्या है, जिसे अंग्रेजी में वर्गो कहते हैं। 7वीं राशि तुला यानी लिब्रा। 8वीं राशि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो। 9वीं राशि धनु यानी सेजिटेरियस। 10वीं राशि मकर यानी कैप्रिकॉर्न। 11वीं राशि है कुंभ यानी एक्वेरियस और 12वीं राशि है मीन यानी पाइसेस। जन्मपत्रिका में इन राशियों को 1 से 12 अंकों के माध्यम से दर्शाया जाता है। जन्मपत्रिका में अंकित 1 अंक मेष राशि को बता रहा है। इसी प्रकार अंक 2 वृषभ राशि को, अंक 3 मिथुन राशि को, अंक 4 कर्क राशि को, अंक 5 सिंह राशि को और अंक 6 कन्या राशि को। इसी तरह अंक 7 तुला राशि को, अंक 8 वृश्चिक राशि को, अंक 9 धनु राशि को, अंक 10 मकर राशि को, अंक 11 कुंभ राशि को और अंक 12 मीन राशि का संकेत करता है। राशियां इसी क्रम से ही होती हैं। ये 12 राशियां आपको याद करनी होंगे। एक बार पुनः इनका क्रम बताते हैं। पहली राशि मेष, दूसरी वृषभ, तीसरी राशि मिथुन, चौथी राशि कर्क, 5वीं राशि सिंह है, 6वीं राशि है कन्या, 7वीं राशि तुला, 8वीं राशि वृश्चिक, 9वीं राशि धनु, 10वीं राशि मकर, 11वीं राशि कुंभ और 12वीं राशि है मीन। 2-3 बार आप इन्हें बोलेंगे तो क्रम सहित याद हो जाएगा। आप जानते हैं राशियां क्या हैं? राशियां आकाश में तारों के विशेष समूह को कहते हैं। आकाश में तारों के समूह से जो आकृति बनती है, उस आकृति को ही ज्योतिष में राशियों के प्रतीक चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया है और उसी के आधार पर राशि का नामकरण हुआ है। मेष राशि का तारा समूह एक मेढे की आकृति का होता है।
इसलिए मेष राशि का चिन्ह मैड़ा या रैम है। वृषभ राशि का चिन्ह वृषभ तथा मिथुन राशि का चिन्ह स्त्री पुरुष का जोड़ा है। केकड़ा कर्क राशि का प्रतीक चिन्ह है, तो वहीं सिंह यानी शेर सिंह राशि का प्रतीक चिन्ह है। कन्या राशि का प्रतीक चिन्ह नाभ में बैठी एक कन्या है और तुला राशि का प्रतीक चिन्ह तराजू है। वृश्चिक राशि का प्रतीक चिन्ह बिच्छू है, तो धनु राशि का प्रतीक चिन्ह मनुष्य और घोड़े का संयुक्त रूप है, जिसमें आगे धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाए हुए मनुष्य है, जिसका पिछला हिस्सा घोड़े का है। मकर राशि का प्रतीक चिन्ह भी मृग और मगरमच्छ संयुक्त रूप है, जिसमें आगे का हिस्सा हिरण का है और पीछे का हिस्सा मगरमच्छ का है। कुंभ राशि के प्रतीक चिन्ह में एक मनुष्य जिसके कंधे पर खाली गड़ा है। मीन राशि के प्रतीक चिन्ह दो विपरीत दिशाओं में देखती हुई मछलियां हैं, जो एक दूसरे की पूंछ को लगभग स्पर्श कर रही हैं। राशियों की आकृतियां फलित में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जनपत्रिका में व्यक्ति की जो राशि प्रधान है, उस राशि के प्रतीक चिन्हों में अंकित जीव के समान व्यक्ति में स्वभाव एवं व्यवहारगत लक्षण देखे जा सकते हैं। यदि किसी की जनपत्रिका में सिंह राशि प्रधान राशि है, तो उसमें सिंह के समान साहस, नेतृत्व करने की क्षमता, दबंग व्यक्तित्व, क्रोध की अधिकता, वन और पहाड़ों में भ्रमण करने में अभिरुचि आदि लक्षण आ जाते हैं। यहां प्रधान राशि कौन सी होती है, इसकी चर्चा इसी वीडियो में आगे करेंगे। कुंडली का दूसरा प्रमुख घटक है ग्रह यानी प्लैनेट। ज्योतिष में भूकेंद्रीय व्यवस्था है, यानी पृथ्वी को केंद्र में मानते हुए अन्य खगोलीय पिंडों को उसकी परिक्रमा करते हुए माना जाता है। इसलिए खगोल शास्त्रीय प्लैनेट की परिभाषा और ज्योतिष में ग्रह की परिभाषा में अंतर है। ज्योतिष में जहां सूर्य और चंद्रमा दोनों ग्रह हैं, तो वहीं खगोल शास्त्र में सूर्य तारा है और चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। खगोल शास्त्र में ग्रहों की परिभाषा सूर्य केंद्रित है। उसमें प्लैनेट व बड़े आकार के पिंड हैं जो एक नियत कक्षा में सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। जहां तक ग्रहों का संबंध है, तो ज्योतिष में 9 ग्रह हैं: सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु या बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। एक बार दोबारा से बताते हैं। सूर्य यानी सन, चंद्रमा यानी मून, मंगल यानी मार्स, बुध मरकरी, गुरु यानी जुपिटर, शुक्र यानी वीनस, शनि सैटर्न, राहु और केतु। राहु और केतु नोड्स हैं। जन्म के समय ग्रह जिस राशि में होता है, जनपत्रिका में उसे उसी राशि में दर्शाया जाता है। जैसे विवेकानंद जी की जनपत्रिका में सूर्य 9 नंबर की राशि में है। 9 नंबर की राशि होती है धनु। इस तरह सूर्य धनु राशि में है। चंद्रमा 6 नंबर की राशि यानी कन्या राशि में है। जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में होता है, वही जन्म राशि कहलाती है। इस तरह विवेकानंद जी की जन्म राशि कन्या राशि है। मंगल 1 नंबर की राशि यानी मेष राशि में है, तो बुध 10 नंबर की राशि यानी मकर राशि में है। बृहस्पति 7 नंबर की राशि यानी तुला राशि में है, तो शुक्र 10 नंबर की राशि यानी मकर राशि में है। शनि 6 नंबर की राशि यानी कन्या राशि में है, तो वहीं राहु 8 नंबर की राशि यानी वृश्चिक राशि में है और केतु ठीक उसके सामने 2 नंबर की राशि यानी वृषभ राशि में है। जनपत्रिका में राहु और केतु सदैव आमने सामने होते हैं। दोनों में 6 राशि का अंतर होता है। एक राशि का मान 30 डिग्री होता है। इस तरह 12 राशियां वृत्ताकार रूप में पृथ्वी के चारों ओर दिखाई देती हैं, जिनका कुल मान 360 डिग्री है। इसे राशि चक्र यानी जोड़ियक कहते हैं। इसे ही भचक्र कहते हैं। ज्योतिष में इसकी परिभाषा करते हुए कहा जाता है कि ग्रह जिस पट्टी या वीथी में पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए दिखाई देते हैं, उसे भचक्र, राशि चक्र, राशि मंडल या जोड़ियक कहते हैं। कुंडली का तीसरा घटक है भाव या घर। भाव को अंग्रेजी में हाउस कहते हैं। कुंडली में जो कोष्ठक हैं, वे भाव को दर्शाते हैं। भावों की संख्या भी 12 है।
भावों को प्रथम द्वितीय आदि क्रमांक से ही संबोधित किया जाता है। प्रथम भाव लग्न भी कहलाता है। लग्न क्या है? जन्म के समय पूर्वी क्षितिज पर उदित हो रही राशि लग्न का प्रतिनिधित्व करती है। जन्म के समय पूर्वी क्षितिज पर उदित हो रही राशि लग्न को दर्शाती है। क्षितिज का मतलब है जहां पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, उस बिंदु से जो राशि उदित हो रही है वही लग्न है, और उसी राशि को ही जन्मपत्रिका में लग्न यानी प्रथम भाव में लिखा जाता है। इस कुंडली में प्रथम भाव में अंक 9 लिखा हुआ है जो धनु राशि को दर्शाता है। इस प्रकार इस कुंडली में धनु राशि का लग्न है। प्रथम भाव में धनु राशि है, इसलिए विवेकानंद जी का जन्म लग्न धनु राशि का है। उसके बाद दूसरा भाव बाईं ओर है जिसमें अंक 10 लिखा हुआ है, यानी दूसरे भाव की प्रतिनिधि राशि मकर है। आगे तीसरे भाव में 11 नंबर की राशि यानी कुंभ राशि, और चौथे भाव में 12 नंबर की यानी मीन राशि प्रतिनिधि राशि है। पांचवें भाव में मीन से अगली यानी मेष राशि है जिसे अंक 1 से दर्शाया गया है। छठवें भाव में 2 नंबर की राशि यानी वृषभ राशि है। सातवें भाव में 3 नंबर की राशि यानी मिथुन राशि है। आठवें भाव में 4 नंबर की राशि यानी कर्क राशि है। नौवें भाव में सिंह राशि यानी 5 नंबर की राशि है। 10वें भाव में कन्या राशि यानी 6 नंबर की राशि है। 11वें भाव में 7 नंबर की तुला राशि और 12वें भाव में 8 नंबर की राशि वृश्चिक राशि है। लग्न या प्रथम भाव से ठीक सामने सप्तम भाव होता है। इसी प्रकार चतुर्थ भाव से ठीक सामने दशम भाव होता है। ये चारों भाव केंद्र भाव कहलाते हैं, यानी पहला, चौथा, 7वां और 10वां भाव केंद्र भाव है। पहला, चौथा, 7वां और 10वां भाव केंद्र भाव है। इसी प्रकार 5वां और 9वां भाव त्रिकोण भाव कहलाते हैं। 5वां और 9वां भाव त्रिकोण भाव कहलाते हैं। फलित में केंद्र भाव और त्रिकोण भाव का विशेष महत्व है। इसे आगे हम विस्तार पूर्वक बताएंगे। अब हम विवेकानंद जी की इस कुंडली को पढ़ सकते हैं। इस जन्मपत्रिका में प्रथम भाव में धनु राशि है जो कि इस कुंडली का लग्न है। इस प्रकार विवेकानंद जी का जन्म धनु लग्न है। लग्न या प्रथम भाव में धनु राशि में सूर्य स्थित है। द्वितीय भाव में मकर राशि में बुध और शुक्र स्थित हैं। पंचम भाव में मेष राशि में मंगल है। केतु छठे भाव में वृषभ राशि में है, तो वहीं चंद्रमा और शनि 10वें भाव में कन्या राशि में है। गुरु 11वें भाव में तुला राशि में है और राहु 12वें भाव में वृश्चिक राशि में है। जन्म लग्न और जन्म राशि व्यक्ति के स्वभाव, व्यवहार, अभिरुचि आदि के संबंध में प्रमुख घटक के रूप में होती है, इसलिए इन्हें प्रधान राशियां कहा जाता है। जन्म लग्न यानी जन्म पत्रिका में पहले भाव में स्थित राशि और जन्म राशि यानी चंद्रमा जिस राशि में स्थित हो वह राशि, इन दोनों के अंतर को समझना चाहिए। दोनों का ही फलित में विशेष महत्व है। अब आते हैं कुंडली के फॉर्मेट पर। क्या आप जानते हैं कि भारत में कुंडली केवल एक ही फॉर्मेट में प्रचलन में नहीं है। आप कुंडली का यह जो फॉर्मेट देख रहे हैं यह उत्तर भारत में प्रचलित है। इसे उत्तर भारतीय कुंडली फॉर्मेट या डायमंड फॉर्मेट भी कहते हैं। इस फॉर्मेट में भाव स्थिर हैं और राशियां परिवर्तनशील हैं, यानी सभी कुंडलियों में प्रथम भाव ठीक ऊपर मध्य में ही दर्शाया जाता है और ठीक उसके सामने सप्तम भाव। यहां चित्र में प्रथम भाव को नीले रंग में दिखाया गया है। इसके ठीक सामने जिस भाव में राशि क्रमांक 3 यानी मिथुन राशि है वह सप्तम भाव है। इस प्रकार शेष भाव अपने अपने स्थानों में स्थिर रहते हैं। इनमें राशियां बदलती जाती हैं। राशियां लग्न के आधार पर बदलती हैं। जन्म के समय पूर्वी क्षितिज पर जो राशि दिखाई देती है वह राशि प्रथम भाव में लिखी जाती है। यही राशि जन्म लग्न है। क्षितिज क्या है? जैसा कि पहले बताया गया है, क्षितिज वह स्थान है जहां पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं। एक खुले मैदान में जाएं, पूर्व दिशा की ओर देखते हुए एक स्थान ऐसा दिखेगा जहां धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं। उस बिंदु पर आकाश में जो राशि दिखाई देगी वह उस समय की लग्न होती है।
इस तरह जन्म के समय पूर्वी क्षितिज पर जो राशि दिखाई दे रही है वह जन्म लग्न है, उसे प्रथम भाव में लिखते हैं और फिर बाईं ओर बढ़ते हुए यानी एंटी क्लॉकवाइज अन्य राशियों को क्रम से दर्शाते हैं। विवेकानंद जी के जन्म के समय कलकत्ता में पूर्वी क्षितिज पर धनु राशि का उदय हो रहा था, इसलिए प्रथम भाव में धनु राशि है और उनका जन्म लग्न धनु राशि का है। धनु से आगे की राशियां एंटी क्लॉकवाइज अगले भावों यानी दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें में दिखाई गई हैं। इस तरह 12वें भाव में वृश्चिक राशि है। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए पूर्वी क्षितिज पर कर्क राशि का उदय हो रहा है, तो इस उत्तर भारतीय कुंडली के प्रारूप में प्रथम भाव यानी ऊपर मध्य के कोष्टक में जिसे नीले रंग में दिखाया गया है में कर्क राशि का 4 नंबर है। उसके बाद बाईं ओर यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में आगे बढ़ते हुए अगली राशियों के अंक लिखे जाते हैं। इस तरह दूसरे भाव में 5, तीसरे भाव में 6, चौथे भाव में 7 अंक यानी तुला राशि लिखी गई है। 5वें भाव में 8, छठे भाव में 9, 7वें भाव में 10, 8वें भाव में 11, 9वें भाव में 12 और 10वें भाव में अंक 1 लिखा गया है यानी मेष राशि लिखी गई है। उससे आगे के भावों में 11वें और 12वें में 2 और 3 राशियां क्रम से लिखी गई हैं। जन्म के समय ग्रह जिस राशि में होते हैं उस राशि में उन्हें लिख दिया जाता है। अब यहाँ ग्रह का भाव बदल जाता है। मान लीजिए विवेकानंद जी के जन्म के दिन कर्क लग्न में जन्म लेने वाले व्यक्ति की इस जन्म कुंडली में लग्न कर्क राशि का है। इस तरह सूर्य छठे भाव में धनु राशि में है, चंद्रमा और शनि तीसरे भाव में कन्या राशि में, गुरु चौथे भाव में तुला राशि में, राहु पंचम भाव में वृश्चिक राशि में, सूर्य छठे भाव में धनु राशि में, बुध और शुक्र 7वें भाव में मकर राशि में और मंगल मेष राशि में 10वें भाव में तथा केतु एकादश भाव में। यहां लग्न परिवर्तन हुआ है जिससे ग्रहों का भाव परिवर्तन भी हो गया, परंतु ग्रहों की राशि का परिवर्तन नहीं हुआ। इस तरह उत्तर भारत में प्रचलित प्रारूप में भाव स्थिर हैं और राशियां परिवर्तनशील हैं। इसमें भाव एंटी क्लॉकवाइज बढ़ते हैं। भारत में प्रचलित दूसरी प्रमुख कुंडली प्रारूप या फॉर्मेट दक्षिण भारतीय प्रारूप है। इस साउथ इंडियन हॉरोस्कोप में राशियां स्थिर हैं और भाव परिवर्तनशील हैं। ध्यान दें, राशियां स्थिर हैं और भाव परिवर्तनशील हैं, यानी कोष्टकों में राशियां स्थायी रूप से निर्धारित हैं। ऊपर बाएं से दूसरे कोष्टक में मेष राशि स्थायी रूप से होती है। यहां इसे लाल रंग से दिखाया गया है। मेष राशि के कोष्टक से दाहिने कोष्टक में वृषभ राशि, उससे अगले कोष्टक यानी ऊपर दाहिने कोष्टक में मिथुन राशि, उसके नीचे क्रम से कर्क, सिंह, कन्या राशियां स्थायी रूप से होती हैं। इसी तरह क्लॉकवाइज बढ़ते हुए कन्या के बगल में बाईं ओर तुला राशि, उससे बाईं ओर वृश्चिक राशि, उससे अगले कोष्टक में धनु राशि होती है। उससे ऊपर शेष रहे 3 कोष्टकों में क्लॉकवाइज बढ़ते हुए क्रम से मकर, कुंभ और मीन राशियां होती हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो राशियों के ये कोष्टक स्थायी रूप से होते हैं। दक्षिण भारतीय प्रारूप की सभी कुंडलियों में राशियों का प्रदर्शन ठीक इसी तरह होता है। इसमें कोई बदलाव नहीं होता। जिस राशि का लग्न होता है उस राशि में लग्न लिखकर या लग्न का संकेत दिया जाता है। यह प्रथम भाव होता है। उसके बाद क्लॉकवाइज आगे की राशियों में द्वितीय, तृतीय आदि भाव होते हैं। विवेकानंद जी की धनु राशि की कुंडली को यदि हम दक्षिण भारतीय प्रारूप में प्रस्तुत करें तो वह इस प्रकार होगी। इसमें लग्न नीचे ठीक बाईं ओर धनु राशि में है जिसमें सूर्य स्थित है। इसे नीले रंग में दर्शाया गया है। उससे अगली राशि यानी मकर में बुध और शुक्र स्थित हैं। मेष राशि पंचम भाव में है इसलिए मंगल उसमें स्थित है। उससे अगली राशि यानी वृषभ में केतु है जो कि छठा भाव है। कन्या राशि में चंद्रमा और शनि है जो कि 10वां भाव है। गुरु यानी बृहस्पति एकादश भाव में तुला राशि में है और राहु 12वें भाव में वृश्चिक राशि में है। यदि इसी दिन मिथुन लग्न में जन्म लेने वाले व्यक्ति की कुंडली देखें तो लग्न ऊपर दाहिनी ओर के कोष्टक में होगी और वह प्रथम भाव होगा। इसे यहाँ नीले रंग से दर्शाया गया है। इसके बाद क्लॉकवाइज नीचे की ओर कर्क, सिंह एवं कन्या में क्रम से द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव होंगे। इसी प्रकार आगे भाव रहेंगे। यहाँ आपने देखा कि ग्रहों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया, वे उसी कोष्टक में रहे परंतु भाव बदल गए।
मंगल यद्यपि मेष राशि में है परंतु इस कुंडली में वह एकादश भाव में है। चूंकि राशियां स्थिर हैं इसलिए उनकी कोष्ठकीय स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ। गुरु तुला राशि में है और उसी कोष्ठक में है परंतु उसका भाव पंचम हो गया। इस तरह दक्षिण भारतीय कुंडली प्रारूप में राशियां स्थिर होती हैं, भाव परिवर्तनशील होते हैं तथा इसमें राशियां या भाव बढ़ते क्रम में क्लॉकवाइज होते हैं। इस प्रकार यह उत्तर भारतीय कुंडली प्रारूप से ठीक विपरीत प्रारूप है। उत्तर भारतीय प्रारूप में भाव स्थिर होते हैं और राशियां परिवर्तनशील होती हैं तथा भाव और राशियां बढ़ते क्रम में एंटी क्लॉकवाइज होती हैं। इन दो प्रमुख प्रारूपों के अलावा कुंडली का बंगाल प्रारूप और उड़िया प्रारूप भी देखने को मिलता है। बंगाली प्रारूप में दक्षिण भारतीय प्रारूप की भांति राशियां स्थिर हैं और भाव परिवर्तनशील हैं परंतु यह एंटी क्लॉकवाइज है। इसके अतिरिक्त इसमें नक्षत्र भी दर्शाए जाते हैं। इस कुंडली प्रारूप को जानने से पहले नक्षत्रों को भी समझ लें। भारतीय ज्योतिष में मुख्य रूप से 27 नक्षत्र माने गए हैं। नक्षत्र कौन क्या है? नक्षत्र वे तारा समूह हैं जो कि आकाश में स्थिर रहते हैं यानी गतिशील नहीं होते, इसलिए उन्हें नक्षत्र कहा जाता है। आधुनिक ज्योतिष में प्रत्येक नक्षत्र 13 अंश 20 कला का है यानी 13 डिग्री 20 आर्क मिनट का है। इस तरह 360 अंश के भचक्र में 27 नक्षत्र हो जाते हैं। 360 डिवाइडेड बाय 13 अंश 20 कला यानी 27 नक्षत्र। प्रत्येक नक्षत्र 4 चरणों में विभक्त होता है। इस प्रकार एक नक्षत्र चरण 3 अंश 20 कला का होता है। क्योंकि राशि का मान 30 कला है इस तरह एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। नक्षत्र चरणों की दृष्टि से देखें तो एक राशि में 9 नक्षत्र चरण होते हैं और संपूर्ण वचक्र में 12 × 9 यानी 108 नक्षत्र चरण होते हैं। नक्षत्रों की दृष्टि से देखें तो चूंकि एक नक्षत्र में 4 चरण हैं, संपूर्ण वचक्र में 27 नक्षत्र हैं, इस तरह 27 × 4 यानी 108 नक्षत्र चरण संपूर्ण वचक्र में होते हैं। पहला नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र है और अंतिम यानी 27वां नक्षत्र रेवती है। नक्षत्रों के विशेष नाम हैं। पहला नक्षत्र है अश्विनी, दूसरा है भरणी, तीसरा कृतिका, उसके बाद रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा। 18वां नक्षत्र है ज्येष्ठा, 19वां मूल, 20वां पूर्वाषाढ़ा, उसके बाद 21वां उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और अंतिम नक्षत्र 27वां रेवती है। जिनके समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वह जन्म नक्षत्र कहलाता है। जन्म नक्षत्र भी व्यक्ति के स्वभाव, व्यवहार, अभिरुचि आदि को प्रभावित करता है। अब वापस आते हैं बंगाली कुंडली प्रारूप पर। इसमें राशियां स्थिर हैं। ऊपर ठीक मध्य में मेष राशि होती है जो यहाँ लाल रंग में दर्शाई गई है। उसके बाद अगली राशि एंटी क्लॉकवाइज दूसरे कोष्ठक में यानी वृषभ राशि का दूसरा कोष्ठक है। उसके बाद मिथुन, कर्क, सिंह राशि हैं। इस प्रकार एंटी क्लॉकवाइज 12 राशियों के कोष्ठक स्थायी रूप से होते हैं। जिस राशि का लग्न होता है उस राशि में लग्न लिखा जाता है और उसे प्रथम भाव की संज्ञा दी जाती है। लग्न और भाव परिवर्तनशील हैं। विवेकानंद जी की कुंडली के इस बंगाली प्रारूप में चूंकि लग्न धनु राशि का है इसलिए ठीक दाहिनी ओर नीचे लग्न लिखा गया है जिसे चित्र में नीले रंग से दर्शाया गया है। यह प्रथम भाव है। उसके बाद आगे द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव आदि एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। यह अंकों में भावों की संख्या भी दी गई है। लग्न और ग्रहों के साथ नक्षत्र क्रमांक हैं। लग्न के साथ 20 अंक लिखा हुआ है जो बताता है कि लग्न 20वें नक्षत्र यानी पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है। धनु राशि और प्रथम भाव में सूर्य स्थित है और उसका नक्षत्र है 21वां यानी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र।
पंचम भाव में मेष राशि में मंगल जो कि पहले नक्षत्र यानी अश्विनी नक्षत्र में है। वृषभ राशि में केतु पांचवें नक्षत्र यानी मृगशिरा नक्षत्र में है। 10वें भाव में चंद्रमा और शनि हस्त नक्षत्र में है। इस तरह विवेकानंद जी का जन्म नक्षत्र हस्त हुआ। चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वही जन्म नक्षत्र होता है। गुरु 14वें नक्षत्र यानी चित्रा नक्षत्र में है। राहु 18वें नक्षत्र यानी ज्येष्ठा नक्षत्र में है। इस प्रकार बंगाली प्रारूप में ग्रह और लग्न की नक्षत्रीय स्थिति के बारे में भी जानकारी मिल जाती है। भारत में प्रचलित कुंडली प्रारूप का चौथा प्रारूप है उड़िया प्रारूप। यह एक प्रकार से उत्तर भारतीय प्रारूप का संशोधित एवं परिवर्धित रूप है। इसमें भी उत्तर भारतीय प्रारूप की भांति भाव स्थिर होते हैं और राशियां परिवर्तनशील होती हैं तथा यह भी एंटी क्लॉकवाइज होती है। यहाँ लग्न की स्थिति बाईं ओर ठीक मध्य में दर्शाई जाती है, जिसे इस चित्र में नीले रंग में दर्शाया गया है। बंगाली प्रारूप की भांति लग्न और ग्रह के नक्षत्र क्रमांक का प्रदर्शन किया जाता है और कुंडली के मध्य में चंद्रमा की राशि और नक्षत्र का क्रमांक लिखा जाता है। विवेकानंद जी की धनु लग्न की कुंडली का उड़िया प्रारूप स्क्रीन पर है। इसमें देखें कि प्रथम भाव में लग्न धनु राशि में है और सूर्य लग्न में स्थित है। लग्न और सूर्य के साथ में नक्षत्र क्रमांक दिए हुए हैं। लग्न पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में और सूर्य उत्तराषाढ़ा नक्षत्र यानी 21वें नक्षत्र में है। उससे अगले भाव यानी द्वितीय भाव में शुक्र और बुध मकर राशि में क्रम से 21वें और 22वें नक्षत्र यानी उत्तराषाढ़ा और श्रवण नक्षत्र में है। इसी प्रकार अन्य ग्रह नक्षत्र क्रमांक सहित प्रदर्शित किए गए हैं। मध्य में जो 6/13 लिखा है, 6/13 लिखा हुआ है, वह चंद्रमा की राशि एवं नक्षत्रीय स्थिति को दर्शाता है। 6 का अर्थ है कन्या राशि और 13 का अर्थ है चंद्रमा 13वें नक्षत्र यानी हस्त नक्षत्र में है। इस तरह जन्म राशि कन्या और जन्म नक्षत्र हस्त हुआ। तो आज हमने कुंडली के 3 घटकों राशि, ग्रह और भाव के बारे में जानकारी प्राप्त की तथा यह भी देखा कि भारत में कुंडली के प्रारूप कौन कौन से प्रचलन में हैं। साथ ही जन्म लग्न, जन्म राशि और जन्म नक्षत्र के बारे में भी जाना। कल हम इससे आगे राशि और ग्रहों के मध्य जो 3 प्रकार के संबंध हैं उनके बारे में भी जानेंगे तथा ग्रह और भावेश की शुभता, अशुभता और दृष्टियों के संबंधों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे।